Hello everyone, I once again welcome you all on Law Vita's YouTube channel. आज हम बात करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की, जिसे हम हिंदी में लोकहितवाद या फिर जनहित याचिका के नाम से भी जानते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आए दिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर काफ़ी तरह के डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक को इन डिटेल इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मीनिंग क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का मतलब है कोई भी ऐसा वाद, कोई भी ऐसा लिटिगेशन जो कि फाइल किया गया हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां पर उनका इंटरेस्ट इन्फ्रिंज हो रहा हो, वॉयलेट हो रहा हो, such as pollution, terrorism, road safety, construction hazards, etc. ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन टर्म है ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था 1976 में बाय प्रोफेसर एब्राम केस के द्वारा। अगर हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के पूरे कॉन्सेप्ट को एक बेसिक एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो हमें एक मोर क्लियरर पिक्चर मिलेगी कि एक्चुअली में ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। तो आप सपोज करिए कि एक बहुत ही छोटा सा टाउन है और वहां पे एक रिवर है और ये रिवर एक फैक्ट्री के द्वारा पॉल्यूट की जा रही है। जो भी उसके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो भी उसके डिस्चार्ज होते हैं, वो उस रिवर में वो लोग फेंक देते हैं और इसी वजह से वो जो रिवर है वो पॉल्यूट हो रही है। अब इसकी वजह से जो उस रिवर का पानी है वो अनसेफ हो जा रहा है पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। लोग उसको ड्रिंक नहीं कर सकते हैं और जो ड्रिंक कर भी लेते हैं वो सिक हो जा रहे हैं, उनकी तबीयत वगैरह खराब हो जा रही है। तो अब लेकिन दिक्कत ये है कि उस विलेज के मोस्ट ऑफ द जो पीपल है वो थोड़े से बैकवर्ड है, वो इकोनॉमिकली भी उतने सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, पुअर है और उनको मोरओवर उनको ये आइडिया नहीं है कि हम इस सिचुएशन के अगेंस्ट कैसे एक लीगल एक्शन लें। तो सपोज एक स्कूल टीचर आते हैं जो कि लर्नड है, जिनको अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है और उनका नाम होता है मिस्टर शर्मा। और वो इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि कैसे ये जो पॉल्यूशन है वो वहाँ के लोकल कम्युनिटी को इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को इफेक्ट कर रहा है, बड़े बूढ़ों सबको इफेक्ट कर रहा है। और इसी को नज़र में रखते हुए वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में फाइल कर देते हैं और वो कोर्ट से ये अपील करते हैं, उनकी ये प्रेयर होती है कि कोर्ट इस मामले की जांच करे और एज सुन एज पॉसिबल इस पॉल्यूशन को रोके और उस रिवर का प्रोटेक्शन करे, ताकि जो पब्लिक एट लार्ज का इंटरेस्ट है कि वो उस रिवर के पानी को यूज नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, वो अनसेफ है, वो कंटामिनेटेड है, इन सारी चीज़ों को हटाए और उस रिवर को प्रोटेक्ट करे। तो अब ये जो लिटिगेशन है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैसे है, वो ऐसे है कि यहाँ पे देखिए मिस्टर शर्मा जो है वो डायरेक्टली इस केस से जुड़े नहीं है, ना ही उनको इस सिचुएशन से किसी भी तरह का हार्म हो रहा है, बट स्टिल उन्होंने ये केस फाइल किया फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल एट लार्ज, ठीक है, ताकि सामूहिक जनता को इस चीज़ का लाभ मिल सके, इसलिए उन्होंने ये लिटिगेशन फाइल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रीज़न है। और वो ये जो काम कर रहे हैं वो लाइक पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक क्लीन वाटर मिले, हेल्थ में एज वेल एज एनवायरमेंट मिले। सो आई होप कि आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी कि वेरी बेसिक आइडिया मिला होगा कि आखिर ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। अब ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है ये बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है इंडिया में जुडिशियल एक्टिविज्म का, और इसको हम कुछ अदर नेम्स के द्वारा भी जानते हैं, सच एज सोशल एक्शन लिटिगेशन या फिर सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन एंड क्लास एक्शन लिटिगेशन। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो पायनियर्स थे या हैं वो है ऑनरेबल जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर एंड ऑनरेबल जस्टिस पी.एन. भगवती। देखिए, ट्रेडिशनली रूल चलता था रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई का। कहा यह जाता था कि सिर्फ वो इंसान जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं वही कोर्ट के सामने जाकर रेमेडी सीक कर सकता है। मतलब जो सफ़र कर रहा है वो जाएगा, कोर्ट को अप्रोच करेगा और कोर्ट उसकी समस्या का समाधान करेगा। ये कॉन्सेप्ट था जो पहले फॉलो किया जाता था बिफोर द रूल ऑफ पब्लिक दिस इंटरेस्ट लिटिगेशन। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस रूल का एक्सेप्शन है।
अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हैबिटेट की बात करें तो कोर्ट बाय एक्सरसाइजिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी टाइप का कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन नहीं एक्सरसाइज कर रही है, बिकॉज जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के जो रूट्स हैं वो ऑलरेडी आर्टिकल 14 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बॉडीड है। बिकॉज जो आर्टिकल 14 है वो सबको इक्वल ट्रीटमेंट और प्रोटेक्शन देता है और किसी भी आर्बिट्ररी या लॉलेस एक्शन के खिलाफ सेफगार्ड देता है। एंड ऑन दी अदर हैंड जो हमारा आर्टिकल 21 है वो सिर्फ फिजिकल लाइफ नहीं बल्कि एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट देता है, जिसमें कि एनवायरमेंट, हेल्थ, लाइवलीहुड, हाउसिंग, एजुकेशन एक्सेट्रा ये सब आते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को इंडिया में बोरो किया गया था फ्रॉम द अमेरिकन जुरिस्प्रूडेंस, जहाँ पे इसको डिज़ाइन किया गया था कि ये लीगल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा उन पीपल को जो कि पहले कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते थे जस्टिस सीक करने के लिए, सच एज क्योंकि वो पुअर थे या फिर वो किसी रेशियल माइनॉरिटी से बिलोंग कर रहे थे एक्सेट्रा। एंड ये जो टर्म है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये किसी भी स्टैट्यूट में, किसी भी एक्ट एनैक्टमेंट पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं है और ओवर द पीरियड इसे जजेस के द्वारा इंटरप्रेट किया गया है ताकि वो पब्लिक एट लार्ज के इंटेंट को समझ सके। और जो इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का चीफ ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इंडिया में किसी भी नूक एंड कॉर्नर में जो भी पर्सन, जो भी सिटीजन रिसाइड कर रहा है उसको जस्टिस मिले अगर उसके कोई भी राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं। एंड जो पीपल है, ऑल ओवर द पीपल का जो वेलफेयर है उसको हम प्रमोट कर सके थ्रू दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट है ये हम जनरली यूज करते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपल के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए। हम किसी इंडिविजुअल के राइट या फिर इंटरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का यूज नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें पार्ट 3 में इस इंडिविजुअल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड हैं। सो बेसिकली 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस इशू करके बताया था कि कौन से केसेस में पीआईएल को एंटरटेन किया जा सकता है, एक्सेप्ट किया जा सकता है। और इन गाइडलाइंस को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मॉडिफाई भी किया गया है। लाइक 1993 में किया गया था मॉडिफाई, फिर इसको फर्दर 2003 में किया गया था। अब वो कैटेगरीज कौन सी हैं एक बार देख लेते हैं जहां पे हम थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी मैटर को एंटरटेन कर सकते हैं। So firstly we have is bonded labor matters, neglected children, non-payment of wages to workers and exploitation of casual workers, atrocities on women, environment and pollution and disturbance of ecological balance, food adulteration, maintenance of heritage and culture, etc. आपको बेसिकली ये याद रखना है कि कभी भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किसी भी पर्सनल गेन के लिए या फिर किसी भी एक इंडिविजुअल के इन राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के लिए फाइल नहीं किया जाएगा। वो हमेशा तभी फाइल किया जाएगा जब एक ग्रुप ऑफ पीपल के राइट्स वॉयलेट हो रहे हैं या इन्फ्रिंज हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इस पीआईएल का क्या इम्पोर्टेंस होता है। तो जो प्राइमरी पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का वो ये है कि कोई भी पर्सन जो कि जिसके पास एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, जो पुअर है, गरीब है, या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि मार्जिनलाइज्ड है या उसके पास किसी भी प्रकार की कोई अलग डिसेबिलिटी है, तो वो उसको भी जस्टिस मिल सके, वो भी जस्टिस सीक कर सके बाय अप्रोचिंग दी कोर्ट थ्रू सम अदर पर्सन। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जो उन लोगों तक ह्यूमन राइट्स पहुंचाने में मदद करता है जिनको उनके राइट्स डिनाई किए गए हैं। और इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू कोई भी सिटीजन या फिर कोई भी एजेंसी जो कि कैपेबल है किसी भी टाइप की पिटिशन को फाइल करने के लिए, वो थ्रू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन उस पिटिशन को फाइल कर सकती है उन पीपल के लिए जो कि ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड मोरोवर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम कोर्ट्स को ये देखने में मदद करता है कि प्रिजन्स, असाइलम्स, प्रोटेक्टिव होम्स जैसे सरकारी इंस्टीट्यूशंस सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है इन जुडिशियल रिव्यू। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की इंडिया में क्या टाइमलाइन रही या फिर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे इवॉल्व हुआ। पीआईएल की जो नींव है, जो उसका फाउंडेशन है या फिर उसकी जो शुरुआत है, वो सबसे पहले इंडिया में ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर ने की थी।
और ईयर 1976 में मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई के केस में उन्होंने ये रास्ता खोला कि आम जनता के भले के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। देन फर्दर जो पहला रिपोर्टेड केस था या जो पहला फेमस पीआईएल का केस था वो था हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का। इस केस में जेलों के अंदर अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के खराब कंडीशंस पर फोकस किया गया एंड इस केस के बाद 40,000 से ज्यादा अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को रिलीज किया गया जिनको अननेसेसरली जेल में रखा गया था। और इसी केस में बताया कि जो राइट टू स्पीडी जस्टिस है वो हर सिटीजन का एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो कि उन प्रिजनर्स को डिनाई किया गया था। फर्दर पीआईएल मूवमेंट का एक नया दौर स्टार्ट हुआ ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती के जजमेंट से, दैट वाज एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस जजमेंट में कहा गया कि कोई भी कॉमन सिटीजन या सोशल ग्रुप अगर बोनाफाइड वे में किसी पब्लिक इशू को उठाने आए तो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा ले सकता है उन लोगों के राइट्स के लिए जो खुद कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे कि गरीब या फिर ऑप्रेस्ड या फिर किसी भी टाइप के डिसेबल्ड लोग। एंड इस जजमेंट ने पीआईएल को एक पावरफुल टूल बना दिया जिससे गवर्नमेंट या अथॉरिटीज के गलत काम पर रोक लगाई जा सकती थी और पब्लिक ड्यूटीज एनफोर्स की जा सकती थी। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन इस पीआईएल को फाइल कर सकता है और हु कैन फाइल अ पीआईएल। तो कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर को कोर्ट के सामने ले जा सकता है थ्रू अ पिटिशन, और वो ये 3 कोर्ट्स में कर सकता है, दैट इज इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर इन द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इवन वो एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट में भी इस पिटिशन को ले जा सकता है अंडर सेक्शन 133 ऑफ द इंडियन प्रोसीजर कोड। लेकिन कोर्ट तभी इस पिटिशन पर सुनवाई करेगी जब वह यह सुनिश्चित कर ले कि ये जो लिटिगेशन है, ये जो पिटिशन है वो पीआईएल की कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करती है। What I mean to say is कि ये जो पिटिशन है वो किसी अग्रीव्ड पर्सन ने भेजी हो या फिर किसी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल ने लाई हो, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि समाज सेवा की भावना रखता हो, या फिर कोई सोशल एक्शन ग्रुप ने यह पिटिशन उन लोगों के लिए दाखिल की हो जो खुद किसी रीजन की वजह से कोर्ट नहीं पहुंच सकते हैं, जैसे कि कोई पुअर पर्सन हो गया या फिर कोई मार्जिनलाइज पर्सन है, एक्सप्लॉइटेड पर्सन है, एक्सेट्रा। बेसिकली इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो उन पर्सन्स के लीगल एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके जो कि खुद अपनी बात कोर्ट तक नहीं पहुंचा सकते या फिर खुद से कोर्ट तक नहीं जा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन पीआईएल के डीमेरिट्स क्या हैं, इनके कॉन्स क्या है या फिर इनकी वीकनेसेस क्या है। So number 1 we have is PIL actions may sometimes give rise to the problem of competing rights। मतलब कभी कभी पीआईएल के वजह से जो राइट्स होते हैं वो आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं, आपस में ही टकराने लगते हैं। जैसे अगर कोर्ट एक पॉल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद करने का ऑर्डर देता है तो एनवायरनमेंट तो क्लीन होगा इस ऑर्डर से, लेकिन उस फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, जो मजदूर हैं और उनके ऊपर जो उनके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी जो लाइवलीहुड है, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, रोजी रोटी जो उनकी है वो चली जाती है। लेकिन कई बार कोर्ट मतलब इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं करता है। नेक्स्ट, बहुत बार मतलब लोग अपने पर्सनल या पॉलिटिकल फायदे के लिए भी पीआईएल फाइल कर देते हैं और ऐसे फ्रिवलस या फेक पीआईएल्स कोर्ट का काफी टाइम वेस्ट करते हैं और केसेस का लोड भी कोर्ट्स के ऊपर बढ़ जाता है। Next we have is PILs today has been appropriated for corporate, political and personal gains. Today the PIL is no more limited to problems of the poor and the oppressed. So आज के टाइम में PILs का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है कॉर्पोरेट या फिर पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, और पहले जो PILs होते थे वो गरीब या ऑप्रेस लोगों के लिए होते थे, पर अब वो जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव था वो काफ़ी पीछे छूटता जा रहा है। Next we have is cases of judicial overreach by the judiciary in the process of solving socio-economic or environmental problems can take place through the PILs.
तो जुडिशरी या फिर कोर्ट्स जो है हमारे, वो कभी कभी ज़्यादा इंटरफेयर कर लेते हैं। जैसे कि कोई सोशो इकोनॉमिक या इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को सॉल्व करने के चक्कर में वो जुडिशियल ओवररीच का शिकार हो जाते हैं। यानी जुडिशियल ओवररीच का मतलब होता है कि वो जो उनका जो लिमिट है उससे बाहर जाके वो डिसीजंस दे देते हैं कभी कभी। Next, we have is PIL matters concerning the exploited and disadvantaged groups are pending for many years. तो जिनके लिए PIL फाइल की जाती है, चाहे वो पुअर पर्सन हो या किसी तरह के ऑप्रेस्ड पर्सन हो, उनका केस जो है वो सालों तक पेंडिंग रहता है। और जो नीड मतलब यानी जो असली नीडी लोगों को जो टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करने का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाता है। Next we have is inordinate delays in the disposal of PIL cases may render many leading judgments merely of academic value. तो कोर्ट में डिसीजंस में जो डिले होता है उसके वजह से कई बार जजमेंट सिर्फ थ्योरी बन जाते हैं, उनका कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो दीज वर द सम ऑफ द वीकनेसेस और डीमेरिट्स ऑफ द PIL। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी पार्टीज है या कौन से ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट हम इस PIL को इनिशिएट कर सकते हैं। सो वी हैव इस कि जो PIL है वो किसी भी पर्सन के द्वारा फाइल किया जा सकता है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एनी म्यूनिसिपल अथॉरिटी। एंड यहाँ पे एक बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि कभी भी PIL किसी भी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट, सिर्फ उसके अगेंस्ट में फाइल नहीं किया जा सकता है। और अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि उसको किसी प्राइवेट वर्क के अगेंस्ट या फिर प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट कोई PIL को इनिशिएट करना है, तो उसको हमेशा उस पर्सन को किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के साथ एज अ पार्टी ऐड करना होगा। सपोज कि a private factory polluting air and water in Delhi which causing harm to the public. Suppose कोई एक प्राइवेट फैक्ट्री है जो कि दिल्ली की एयर और वाटर को पॉल्यूट कर रही है और विच इन टर्न पब्लिक, वहां की जो पब्लिक है उनको भी हार्म कर रही है। Now, if a person wants to file PIL against that factory, he will add the state government of Delhi and Pollution Control Board of Delhi as party, including the factory as a party in the litigation. तो अगर कोई भी पर्सन, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन है और वो चाहता है कि इस चीज को रोकने के लिए वो इस मामले को कोर्ट के समक्ष ले जाए, तो जब वो ये केस फाइल करेगा तो वो सिर्फ इंडिविजुअल उस फैक्ट्री के अगेंस्ट में नहीं फाइल करेगा, उसको एज अ पार्टी दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट को भी लेना होगा एंड एज अ पार्टी दिल्ली की जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसको भी इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट द टॉपिक वी हैव इज कि हम इस PIL को कहाँ कहाँ फाइल कर सकते हैं। ओके, सो कोई भी इंडियन सिटीजन इस PIL को सुप्रीम कोर्ट में अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 133 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में PIL को फाइल कर सकता है। नेक्स्ट वी हैव इज दैट हाउ टू फाइल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो कि हमें इन माइंड रखने चाहिए कभी भी किसी भी PIL को फाइल करते समय। तो सबसे पहला है कि हमें PIL फाइल करने के लिए किसी लॉयर को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच करना है, और जो पर्सन है वो अकेले भी या फिर ग्रुप ऑफ पीपल मिलके भी इस PIL को फाइल कर सकते हैं। एंड उसके बाद है कि हमें इस PIL से रिलेटेड एविडेंसेस को, चाहे तो वो ओरल हो या फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो, जो कि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हो जिसको हम कोर्ट में उठाने जा रहे हैं, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एविडेंसेस को कलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट वी हैव इस कि हमें जो अग्रीव्ड पार्टी है उनका नाम, उनके एड्रेसेस अपने पास रखने हैं कलेक्ट करके, एंड एज वेल एज वो पर्सन्स जिनके अगेंस्ट में हम इस PIL को फाइल कर रहे हैं उनके भी नेम एंड एड्रेसेस को हमें पता करके रखना है। और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट डेट है, लाइक डेट ऑफ एविक्शन हो गई या फिर कोई भी डेट ऑफ इंजंक्शन है किसी भी वर्क को स्टॉप करने के लिए, उसको हमें अपने ध्यान में रखना है, नोट करके रखना है। एंड एट दी एंड जो हमारा जो PIL का जो एप्लीकेशन है उसके एंड में हमें हमेशा ये मेंशन करना है कि हम कोर्ट से क्या रिलीफ चाहते हैं, हमारी क्या प्रेयर है। And after filing the PIL against the parties, the person must have sent the copy of the PIL to every defendant party in the case of High Court. तो जब भी कोई PIL हम फाइल कर लेते हैं उसके बाद जो भी वो PIL की कॉपी है उसको हम जितने भी डिफेंडेंट हैं उनको हम उसकी एक एक कॉपी सेंड करेंगे। हर डिफेंडेंट को एक कॉपी सेंड होगी।
So with this, we have come to the last topic of our today's discussion, that is some of the landmark cases of public interest litigation. देखिए, ऐसे तो वी हैव एन नंबर ऑफ केसेस विच हैव बीन फाइल्ड टू द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, बट यहाँ पे हर एक केस को डिस्कस करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल. तो हम कुछ उसमें से कुछ लैंडमार्क केसेस को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और उसमें से सबसे पहला केस है मुंबई कामगार सभा वर्सेस अब्दुल थाई का. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसी केस के थ्रू इंडिया में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो रखी गई थी बाय आवर ऑनरेबल जस्टिस कृष्णा अय्यर, जिन्होंने आर्टिकल 32 के अंडर एक रिट पिटिशन को अलाउ किया था जो कि रिलेट करता था लेबरर्स के इनह्यूमन कंडीशंस के से. एंड ये जो केस था वो एक लेबर एसोसिएशन द्वारा फाइल किया गया था, जिनका कोई भी मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था कंसर्न लेबर्स के साथ. लेकिन फिर भी कोर्ट ने इस पिटिशन को अलाउ किया था एंड जो भी नेसेसरी डायरेक्शंस थे वो इशू किए थे. नेक्स्ट जो केस है हमारे पास वो है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 का. तो ये फर्स्ट ऑफिशियल केस था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, फर्स्ट केस था जो कि रिपोर्ट किया गया था अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. और ये केस मेनली फोकस करता था अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के एडवर्स कंडीशंस के ऊपर कि कैसे उनको जेल में उनकी जो कंडीशंस है उनके साथ एक इनह्यूमन तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ उनको उनके राइट्स इन्फ्रिंज किए जा रहे हैं. तो इस केस में एक एडवोकेट थे, वो कोर्ट को अप्रोच करते थे और उन्होंने अप्रोच किया था ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यूज आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में, जो हाईलाइट करता था उन प्रिजनर्स की सीवियर कंडीशन को. एंड कोर्ट ने, ऑल्दो जो एडवोकेट थे उनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था इन अंडर ट्रायल प्रिजनर्स के द्वारा या फिर उनके ऊपर जो भी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, लेकिन स्टिल कोर्ट ने इस पिटिशन को, इस अपील को अलाउ किया था एंड 40,000 प्रिजनर्स को रिलीज किया गया था इस PIL के थ्रू. एंड इवन कोर्ट ने यह भी कॉन्स्टिट्यू किया था इस केस में कि जो राइट टू स्पीडी जस्टिस है वो प्रिजनर्स का एक फंडामेंटल राइट है, वो उनका एक बेसिक राइट है और इसको कोई भी उनसे छीन नहीं सकता है, वॉयलेट नहीं कर सकता है. एंड दिस वाज अ वेरी केस विच लेड द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया. सो नेक्स्ट केस जो हमारे पास है वो है द केस ऑफ MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये एक बहुत ही लैंडमार्क केस है इवन इन द इन्वायरमेंटल लॉ. एंड इसी केस के थ्रू इंडिया में एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप किया गया था विच वी विल स्टडी इन टॉट. एंड इस केस में एक रिट पिटिशन के थ्रू एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था MC मेहता. उन्होंने इस केस में रिपोर्ट किया कि एक रेसिडेंशियल एरिया में कुछ हजारस सब्सटेंसेस की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है जो कि बहुत ही अनसेफ है फॉर द लोकल पीपल जो कि उस रेसिडेंशियल एरिया में रिसाइड कर रहे हैं. इसीलिए ऑनरेबल जस्टिस PN भगवती ने इस रिट को संज्ञान में लिया एंड उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिक वर्डिक्ट को प्रोनाउंस किया और कहा कि ये जो इंडस्ट्री है वो एब्सोल्युटली लायबल है और उनको किसी भी टाइप का कोई भी एक्सेप्शन ग्रांट नहीं किया जाएगा, जैसा कि इन द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में ग्रांट किया जाता है. नेक्स्ट केस विच वी हैव इज द केस ऑफ विशाखा वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान. इस केस में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट को अप्रोच किया और जो मैटर था अप्रोच करने का वो ये था कि जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं, उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट जैसे केसेस सामने आ रहे हैं. तो कोर्ट ने इस जजमेंट के थ्रू बहुत सारी गाइडलाइंस को सेट किया रिलेटिंग टू द सेफ्टी ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस और यही जो गाइडलाइंस थी वो फर्दर 2013 में कोडिफाई कर दी गई अंडर द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 में. So this was the end of the discussion of today's topic. I hope कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आप उससे कोरिलेट कर पा रहे होंगे. Do like, subscribe and stay connected with Law Vita. Thank you.